नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी वैक्सीनेशन पर सरकार की नई नीति की, महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश की, जानेंगे यूपी को लेकर बीजेपी की क्यों बढ़ी हुई है चिंता, मोदी से मुलाकात को लेकर क्या कहा उद्धव ठाकरे ने, बात करेंगे कर्नाटक में येदियुरप्पा की परेशानी की, रामदेव के बयान पर मचे बवाल की और बुलेटिन के आखिर में बात लॉकडाउन से निकले यूपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी, दिल्ली में लागू करने दीजिए घर घर राशन योजना, राष्ट्रहित के काम में हमारा साथ दीजिए। वंदे मातरम और प्राइवेट ट्रेनों पर आई बड़ी खबर, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 5-6 दिन में चलाई जाएंगी 100 नई ट्रेनें। दुनिया की अनेक बड़ी वेबसाइट्स एक साथ कुछ समय के लिए हुई बंद, ओपनिंग पेज पर दिखने लगा एरर 503, सोशल मीडिया पर मची हलचल। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 53 अंकों की गिरावट के साथ 52,276 पर हुआ बंद, निफ्टी 12 अंकों की गिरावट के साथ 15,741 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। वैक्सीनेशन की नीति को बदलने का ऐलान कल पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए किया था और अब ये साफ हो गया कि सरकार वैक्सीन का वितरण किस तरह से करेगी। देखिए ये रिपोर्ट। भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अब जनसंख्या, बीमारी के बोझ, टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की डोज आवंटित की जाएगी। वैक्सीन की वेस्टेज का आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वैक्सीन के खुराक की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रत्येक वैक्सीन निर्माता कंपनियों की ओर से तय की जाएंगी। नई गाइडलाइन के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत मैन्युफैक्चरर कंपनियां तय करेंगी और किसी तरह का बदलाव किए जाने पर पहले ही जानकारी दे दी जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की एक खुराक पर सर्विस चार्ज अधिकतम 150 रुपए तक हो सकता है। जो लोग वैक्सीन के लिए कीमत का भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्हें प्राइवेट वैक्सीनेशन केंद्रों में जाकर खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कोविन प्लेटफॉर्म की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाई जाएगी। इस क्रम में वैक्सीनेशन के लिए प्री बुकिंग आसान और सुरक्षित होगी। आपको बता दें कि देश में 16 जनवरी से संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। अब तक कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23,61,98,726 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटे में वायरस की 33,64,476 वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन लगाने का काम वैसे ही बहुत धीमी गति से चल रहा है, लेकिन यदि सरकार ने उन बच्चों की देखभाल का काम तेजी से नहीं किया है जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता की जान महामारी के कारण चली गई है, ऐसे बच्चों की सुध लेने में हुई थोड़ी सी भी देरी मुश्किलों को बढ़ा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सरकारों को सख्त हिदायतें दी हैं। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया है। गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने वाले गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से अनाथ बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रावधान करने को कहा है। कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन बच्चों की पहचान करने को कहा है जिसने संक्रमण के दौरान अपने परिवार वालों को खो दिया। कोर्ट ने बिना किसी देरी के राज्यों को ऐसे बच्चों की जानकारी एनसीपीसीआर के पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि जो बच्चे महामारी से पहले किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई आगे भी उसी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जारी रहे। इसके अलावा बच्चों को जल्द से जल्द सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता पहुंचाएं। राज्य अनाथ बच्चों की पहचान 1089 स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस, एनजीओ और पंचायती राज्य के इंस्टीट्यूशन के जरिए करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों को खाना, दवा, कपड़े, राशन का बंदोबस्त करवाया जाए। कोर्ट ने कहा कि अनाथ बच्चों के गार्जियन अगर उनका सही से रखरखाव नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया जाए। आपको बता दें कि महामारी के दौरान मार्च 2020 से 5 जून 2021 तक 3071 बच्चे अनाथ और बेसहारा हुए हैं। महामारी की दूसरी लहर के दौरान 3621 बच्चे अनाथ हुए और 26,176 बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया है।
बच्चों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी, लेकिन यूपी की जिम्मेदारी बीजेपी किसे देगी? योगी आदित्यनाथ जैसा नेता यूपी में बीजेपी के पास में नहीं है, लेकिन पीएम मोदी भी यूपी से ही संसद में पहुंचे हैं। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि वो पार्टी का स्टार प्रचारक सीएम योगी को बनाए या फिर पीएम मोदी को। योगी के दबाव में बीजेपी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन मुख्य स्टार प्रचारक कौन होगा, इसे लेकर योगी की परेशानी बढ़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी फैसला नहीं ले पा रही है कि यूपी में योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए या फिर मोदी शाह की जोड़ी को चुनावी बेड़ा पार कराने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। पार्टी में चिंतन मनन मंथन सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि किसे चेहरा बनाया जाए। पार्टी ने ये तो साफ कर दिया कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। कैबिनेट के विस्तार पर फैसला योगी आदित्यनाथ ही लेंगे और उनका फैसला कैबिनेट विस्तार न करने का दिखाई दे रहा है। यानी AK शर्मा की हैसियत लखनऊ में एक MLC से ज्यादा की नहीं होगी। योगी ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन प्रमुख स्टार प्रचारक कोई और होगा। चुनावी रणनीति भी कोई और तैयार करेगा। इन सब में योगी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी योगी के भरोसे बीजेपी यूपी को नहीं छोड़ेगी। BL संतोष अभी पिछले दिनों यूपी में थे। उन्होंने बीजेपी के विधायकों से मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल किया तो अधिकांश विधायकों की राय थी कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये चिंता भी थी कि योगी को हटाया तो चुनाव में हार की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी ना तो योगी को हटाते बन रहा है और ना ही बनाते। इसके बाद पार्टी ने तय कर लिया कि यूपी का चुनाव सीएम योगी के नाम पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि महामारी के दौरान पीएम मोदी से ज्यादा नुकसान योगी आदित्यनाथ की छवि को हुआ है। पीएम मोदी की छवि की ब्रांडिंग एक बार फिर शुरू कर दी गई है। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी झलक भी दिखाई दी, लेकिन योगी को पार्टी ने अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। केंद्रीय नेतृत्व मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन योगी के तेवरों से साफ है कि जिस तरह उन्होंने पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है, वैसे ही वो चुनाव की पूरी कमान भी अपने हाथ में ले लेंगे। ऐसे में साफ है कि यूपी में भले ही आदित्यनाथ के आगे अभी बीजेपी झुक गई हो, लेकिन योगी की राह आसान नहीं है। चुनाव तक यूपी बीजेपी को बहुत कुछ देखना है। पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि बीजेपी फैसला कोई भी ले, लेकिन नुकसान हर सूरत में होगा। इसे लेकर पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में भी आज एक बैठक हुई, लेकिन ये बैठक पार्टी की नहीं बल्कि दो सरकारों के प्रमुखों के बीच थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में पीएम से मिले। उनके साथ अजीत पवार और अशोक चव्हाण भी थे। मीटिंग के बाद उद्धव ने पीएम पर तंज भी कसा और उनकी तारीफ भी की। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की महाविकास आघाड़ी सरकार को 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जिस दिन से ये सरकार बनी है उसी दिन से बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन सरकार बिना किसी बाधा के चल रही है। साथ ही जो भी चुनाव राज्य में हो रहा है उसमें अपनी जीत के झंडे भी गाड़ रही है। बीजेपी की ओर से शिवसेना को आघाड़ी गठबंधन से अलग करने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन कोई कोशिश सफल नहीं हो पाई। ऐसे में आज उद्धव की पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी के साथ शिवसेना के रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं, जिसे लेकर उद्धव ने कहा कि भले ही राजनीतिक रूप से हम लोग अब साथ नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, इसीलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उद्धव ने रिश्ते कैसे बचाए जाते हैं ये कहने के साथ ही साथ पीएम मोदी पर नवाज शरीफ को लेकर तंज भी कस दिए। ठाकरे ने कहा कि मैं यहां पीएम से मिलने आया था, उनके सामने कई मुद्दे रखे जिसे उन्होंने समझा। मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। ठाकरे ने कहा कि मुलाकात के दौरान हमने मराठा कोटे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक हटाने के लिए केंद्र सरकार के दखल की मांग की। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना और मराठी को क्लासिक भाषा का दर्जा दिए जाने की भी मांग की। अब देखना है कि पीएम महाराष्ट्र सरकार की मांग कब स्वीकार करते हैं, लेकिन उद्धव ने ये साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन चलता रहेगा। सीएम की कुर्सी को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना अलग हुए थे और अब सीएम की कुर्सी की लड़ाई कर्नाटक में छिड़ी हुई है। मुश्किल में यहाँ भी बीजेपी ही है।
येदियुरप्पा के खिलाफ उनकी पार्टी के ही तमाम विधायक और मंत्री हो चुके हैं। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने तो इसे लेकर यहां तक कह दिया कि येदियुरप्पा को इस्तीफा देने का समय भी नहीं मिलेगा। तो क्या कहा कांग्रेस नेता ने, देखिए ये रिपोर्ट। येदियुरप्पा न तो सरकार संभाल पा रहे हैं और न ही पार्टी के विधायकों को। पार्टी विधायक और यहां तक कि उनकी सरकार में शामिल मंत्री ही येदियुरप्पा को असफल सीएम करार देने में जुटे हुए हैं। लेकिन येदियुरप्पा ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, पार्टी नेता खुद ही उन्हें इस पद से हटा देंगे। हम सरकार गिराने के पक्ष में नहीं है, हम राज्य के अंदर उचित शासन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि सरकार गिरे और चुनाव कराए जाएं। लेकिन अगर उनकी आंतरिक लड़ाई के कारण उनकी सरकार गिर जाती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिद्धारमैया ने कहा कि सीएम येदियुरप्पा सिर्फ ड्रामा करने में लगे हैं। राज्य के अंदर प्रशासन पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुका है। मुख्यमंत्री घोषणाएं तो कर रहे हैं लेकिन जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। इतने नाकाम मुख्यमंत्री के होने के बावजूद ही बीजेपी हाईकमान उन्हें पद से हटाने की योजना बना रहा है। येदियुरप्पा का जाना तय है, बस वक्त तय नहीं हुआ है। बीजेपी विधायक और मंत्रियों के बयान ही उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर रामदेव के बयान भी उनकी परेशानी बढ़ाने में जुटे हुए हैं। एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर आम जनता से लेकर डॉक्टर तक रामदेव से माफी की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं अब अन्नदाताओं ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में किसानों ने रामदेव के बयान को लेकर उनका जमकर विरोध किया, साथ ही काले झंडे भी दिखाए। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है, बल्कि अब तो ये लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि कोर्ट तक आ गई। रामदेव को कोर्ट से नोटिस पर नोटिस मिल रहे हैं, बावजूद इसके उनके तेवर नरम नहीं हो रहे हैं। वो लगातार डॉक्टरों को आंख दिखा रहे हैं। इसे लेकर डॉक्टरों का तो गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन वहीं अब किसानों ने भी रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामदेव का भिवानी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और किसान संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान रामदेव को काले झंडे दिखाए गए। रामदेव के विवादित बयान को लेकर विरोध कर रहे इन लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। किसानों ने कहा कि रामदेव ने स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले लोगों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां की हैं। उन्होंने मांग की कि रामदेव पर मामला चलाया जाए। वो सम्मानजनक डॉक्टरों के खिलाफ गलत बयानबाजी करके एलोपैथी को गलत ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि रामदेव अपने सामानों के प्रचार के लिए ये सब कर रहे हैं। अन्नदाताओं के इस बयान से साफ है कि वो भी रामदेव के उस बयान से खफा हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि एलोपैथी मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी दवाएं लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की जान गई है। इसी बयान को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी को मिली बड़ी राहत की। महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही अब पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। सबसे पहले 31 मई को छूट का ये सिलसिला दिल्ली से शुरू हुआ था, फिर आज से उत्तर प्रदेश के सभी जिले खोल दिए हैं। तो किस जिले में कितनी मिल रही है छूट, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। राज्य के सभी जिलों में 600 से कम सक्रिय केस हो गए हैं। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य में लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर समेत सभी जिले अनलॉक हो गए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में महामारी के 797 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2,85,000 नमूनों की जांच की गई। रिकवरी रेट 97.1% है। पॉजिटिविटी रेट 0.2% है। प्रदेश में मंगलवार सुबह तक महामारी के कुल सक्रिय मामले 14,000 रह गए हैं। इनमें से 9,286 होम आइसोलेशन में हैं। मुख्यमंत्री योगी ने आगाह किया कि वायरस कमजोर पड़ा है, समाप्त नहीं हुआ। थोड़ी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। महामारी के प्रोटोकॉल का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। बिना मास्क के बाहर ना निकलें और सामाजिक दूरी का पालन करें। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से महामारी की दूसरी लहर की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में लगातार कम हो रहे संक्रमण को देखते हुए अब सभी जिले अनलॉक की ओर बढ़ गए हैं। यूपी सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति संक्रमण के नियंत्रण में सफल सिद्ध हुई है। इसी का परिणाम है कि लगातार संक्रमण के केस कम हो रहे हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।